एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन। तो हमने लॉ ऑफ मोशन चैप्टर स्टार्ट किया था। इसके पहले दो लेक्चर में हमने देखा था कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। आज हम देखेंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी continues to be in the state of rest or in the state of motion unless an external force is applied on it। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलना है? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने अभी क्या पढ़ा, कोई भी एक बॉडी है या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो जिस स्टेट में है वो उस स्टेट में हमेशा कंटिन्यू रहता है। यानी कि अगर वो रेस्ट पर है कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो हमेशा रेस्ट पर रहेगा। और कोई भी, या फिर अगर वो मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगा। उसका स्टेट तब तक चेंज नहीं होगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होता। जैसे कि यहाँ देखिए, ये जो पर्सन, ये ऐसे हम लोग ट्रेन पर खड़े रहते हैं, ठीक है। जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होता है तो हम में क्या आ जाता है, मोशन आ जाता है। हमारा हमारा जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फॉलो हो रहा है, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, जैसे कि हम ट्रेन में खड़े रहते हैं, ट्रेन जब तक स्टार्ट नहीं होता तब तक हम क्या रहते हैं, रेस्ट पर रहते हैं। जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हो जाता है तब हम क्या हो जाते हैं, हमारा स्टेट ऑफ रेस्ट जो है वो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ ट्रेन की तरफ से, इसीलिए हमारा जो स्टेट है वो चेंज हो गया। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर, अब इस लॉ से हमने अभी दो चीज़ें सीखी। एक तो इनर्शिया क्या होता है और दूसरा फोर्स। तो देख लेते हैं इनर्शिया क्या है। Inertia is the tendency of objects in motion to stay in motion and objects that are at rest to stay at rest unless an external force causes its speed और डायरेक्शन टू चेंज। यानी कि अभी मैंने बताया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कि वो तब तक उसका स्टेट सेम रहेगा जब तक उस ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पर इनर्शिया मतलब क्या, कि जो उसका टेंडेंसी है अपने स्टेट को कंटिन्यू करना। यानी कि अगर वो स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो स्टेट ऑफ मोशन में चले जा रहा है, या फिर अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही वो चले जा रहा है। तो उसका टेंडेंसी है कि वो अपने स्टेट को वो कंटिन्यू, मतलब वो चाह रहा है कि वो उस स्टेट को कंटिन्यू रखे जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। तो ये जो टेंडेंसी है ना उसका, इसी को इनर्शिया कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने देखा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स का भी, एक्सटर्नल फोर्स के बारे में भी मेंशन किया गया है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। तो इट इज़ द एक्सटर्नल कॉज विच कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो फोर्स क्या है, वो एक्सटर्नल कॉज है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है या फिर उसमें उसको मूव करा सकता है, ठीक है। यहाँ पर हमने दो चीज़ें सीखी, एक इनर्शिया जो कि टेंडेंसी है, दूसरा फोर्स जो कि एक्सटर्नल कॉज है। अब इनर्शिया जो होता है वो दो टाइप का होता है, क्योंकि टेंडेंसी दो टाइप का होता है, या तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा या तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा। तो इनर्शिया भी मोशन के लिए अलग होता है, वो मोशन अपने स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करने का टेंडेंसी होता है। और जो रेस्ट वाला होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो उसके रेस्ट के स्टेट को हमेशा कंटिन्यू करने की टेंडेंसी में रहता है। उसी टेंडेंसी को हम इनर्शिया कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। A body will remain in state of rest unless an external force is applied to change its state। तो यहाँ पर जैसे कि अभी मैंने बताया, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पर है तो जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू रखेगा। तो ये जो उसका टेंडेंसी है स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू रखने का, इसे ही हम कहते हैं इनर्शिया। सेम इनर्शिया ऑफ मोशन है, जब तक कोई स्टेट, कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो उसका स्टेट ऑफ मोशन जो है वो स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगा। इस टेंडेंसी को हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे कि यहाँ पर ये इंसान जो है, ये जो ह्यूमन है,
पर्सन, ये पहले स्टेट ऑफ रेस्ट पर था, ठीक है। तब तक ये रेस्ट पर था, जैसे कि हम ट्रेन में जाते हैं ना, तो हम तब ऐसे ही हम खड़े रहते हैं, हम तब तक स्टेट ऑफ रेस्ट पर रहते हैं जब तक हमारे ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हुआ था। जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होता है यानी कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हुआ, तो हमारे जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सेज दैट एक्सेलरेशन and the net external force are directly proportional and there is inversely proportional relation between acceleration and mass। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर कितना मूव करेगा और उस पर कितना फोर्स अप्लाइड होगा, ये दोनों चीज़ें जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतने ही स्पीड से वो मूव करेगा। तो जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ रहा है उसका मूवमेंट भी बढ़ रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स एंड मूवमेंट जो है दोनों एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसका स्पीड जो है मूव करने का वो भी उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन मतलब क्या, आपको पता ही होगा। एक्सेलरेशन भी उसके स्पीड को ही बताता है। तो जितना फोर्स पे अप्लाइड होगा उतनी ही स्पीड से वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा। वेलोसिटी पर सेकेंड है ना एक्सेलरेशन। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जितना ज़्यादा वेट होगा, जितना ज़्यादा मास होगा उस ऑब्जेक्ट का, मतलब वो जितना ज़्यादा भारी है उस पर उतने ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास का रिलेशन। एंड एक्सेलरेशन मतलब क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा भारी है उतनी कम स्पीड से वो मूव करेगा। तो एक्सेलरेशन एंड मास का क्या हो जा रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन हो जा रहा है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में यही बताया गया है कि एक्सेलरेशन और नेट फोर्स जो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, वो दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और जो मास है उस ऑब्जेक्ट का वो उसके एक्सेलरेशन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में रहता है। अब इस न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमने एक चीज़ें सीखी हैं, चलिए उसे देखते हैं। अब देखिए इस डायग्राम को पहले देख लीजिए। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसे इसने पुश किया तो ये जो आगे जितना फोर्स इसने इस पर अप्लाइड किया है उतनी ही तेज़ी से ये आगे जा रहा है, यानी कि उतना ही इसका एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन एंड फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ सीखा, चलिए देखते हैं, जिसे कहते हैं लीनियर मोमेंटम। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। लीनियर मोमेंटम, द फोर्स अप्लाइड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मास एंड वेलोसिटी विच इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाइड करने पर कितना मूव कर रहा है उसे हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसने जब पुश किया, ये ऑब्जेक्ट जितना मूव कर रहा है उतना ही हो जा रहा है इसका लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम जो है वो फोर्स से इक्वल होता है। जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा उतना ज़्यादा लीनियर मोमेंटम होगा, उसमें उतना ज़्यादा मूवमेंट होगा, आगे बढ़ेगा वो ऑब्जेक्ट। जितने ज़्यादा फोर्स के साथ हम उसे पुश करेंगे उतना ज़्यादा वो मूवमेंट करेगा, उतना ज़्यादा उसमें लीनियर मोमेंटम होगा। लीनियर मोमेंटम क्या हो, कितना मूव किया है वो ऑब्जेक्ट, मेजर ऑफ मूवमेंट। तो ये जो फोर्स है जो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल है, तो हमें अभी पता चल गया कि लीनियर मोमेंटम और एक्सटर्नल फोर्स दोनों एक दूसरे के इक्वल रहते हैं। जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाइड होगा उतना ज़्यादा लीनियर मोमेंटम उसमें होगा। लेकिन ये जो फोर्स अप्लाइड होता है उस किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ये डिपेंड करता है जो दो चीज़ों पर। एक तो उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है, दूसरा ऑब्जेक्ट का मास कितना है, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी चीज़ का लीनियर मोमेंटम निकालना है तो हम उसके उसके फोर्स को फाइंड करके हम निकाल सकते हैं, या फिर उसके फोर्स का जो फॉर्मूला है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम और फोर्स दोनों अभी अभी मैंने बताया कि लीनियर मोमेंटम और फोर्स दोनों इक्वल होते हैं। जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाइड होगा उतना ज़्यादा लीनियर मोमेंटम उसमें होगा। और फोर्स जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक मास पर, दूसरा वेलोसिटी पर। तो अगर हम फोर्स निकाल लेंगे तो लीनियर मोमेंटम का वैल्यू भी वही हो जाएगा।
फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया गया यहाँ पर? फोर्स जो है वो प्रोडक्ट है किसका? मास और वेलोसिटी का। तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि लीनियर मोमेंटम फोर्स इक्वल है, फोर्स इज इक्वल टू एम वी है, तो लीनियर मोमेंटम भी हम लोग एम वी लिख सकते हैं क्योंकि फोर्स और लीनियर मोमेंटम सेम है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेस्ट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज मोमेंटम इज इक्वल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जैसे कि अभी मैंने बताया लीनियर मोमेंटम और फोर्स जो है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि बॉडी में जितना मोमेंटम होगा वो उतना ही फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से अगर हम लीनियर मोमेंटम को पी से डिनोट करें तो पी इज इक्वल्स टू एम वी हो जाएगा। ये है लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला। ठीक है, देखिए एम वन एक ऑब्जेक्ट है, एम टू एन ऑब्जेक्ट है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई हुआ, इसलिए दोनों सेम स्पीड से मूवमेंट, दोनों में लीनियर मोमेंटम हो रहा है। ठीक है, ये P इज इक्वल्स टू एम पी वाला फॉर्मूला याद रखना, या फिर इसे आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके बेस पर हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आप में से किसी को भी मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस चाहिए हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दैट्स ऑल।